नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल प्रशासन वो क्या था। इससे पहले ये आपका जो है पार्ट नंबर थर्ड या फोर्थ होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ पार्ट को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। तो केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। राजा राजभूमि की एक उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। तो केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। राजा राज्य-भूमि की उपज की 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडुपुरम में किया गया था। तो प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडुपुरम में किया गया था। बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुनंदम और छोटे अधिकारी सिरुनंदम कहलाते थे। तो प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडुपुरम में किया गया था। बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुनंदम और छोटे अधिकारी सिरुनंदम कहलाते थे, ठीक है। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उरे सभा, महासभा, नाटू तथा उरे का विशेष महत्व था। तो चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उरे सभा, महासभा, नाटू और तथा उरे का जो है विशेष महत्व था, ठीक है। उर सभा, महासभा, नाटू था तथा उर का विशेष महत्व था। उर्व सर्वसाधारण का तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। तो उर जो था सर्वसाधारण का तथा सभा जो आपका ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गाँव में होती थी। तो महासभा का गाँव में होती थी। नाडुओं की समितियाँ जो है नाटुर तथा व्यापारिक समितियाँ नगरम फैलाती थी। तो आपका जो है नाडुओं की समितियाँ नाटुर करती थी और आपका व्यापारिक समितियाँ नगरम कहलाती थी, ठीक है। तो चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उर्व सभा, महासभा, नाटुर तथा उर्व का विशेष महत्व था। उर्व सर्वसाधारण का था तथा उपसभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गाँव में होती थी और नाडुओं की समितियाँ नाटुर तथा व्यापारिक समितियाँ नगरम कहलाती थी। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता गाँवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। तो चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है गाँव के स्थान पर जो है स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। वेनिसिया यात्री मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में केरल की यात्रा की थी। उसने कहा कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते हैं। तो वेनिसिया यात्री मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में केरल की यात्रा की थी। उसका कहना था कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते हैं। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था तथा ये मंडलम बलनाडु और नाडुओं में बटे थे। तो चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था तथा ये मंडलम और बलनाडुओं जो है और नाडुओं में बटे थे। चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें इसे साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक उर और दूसरी सभा अथवा महासभा है। तो चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें एक उर और दूसरी सभा या अथवा महासभा थी, ठीक है। उर गाँव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गाँव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। तो उर सभा की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गाँव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी प्रांत प्रथम के। तो चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी प्रांत प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। बड़े गांव के को तनियूर कहा जाता था। तो चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी प्रांत प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है और बड़ी गांव के को जो है तनिवर कहा जाता था, ठीक है। और सदस्यों का चुनाव पर्चियाँ निकालकर लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। तो सदस्यों का चुनाव जो है पर्चियाँ निकालकर लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पद से हटा जाते थे, ठीक है। चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। तो चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष का पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे
द्रविड़ शैली कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिल का निर्माण, गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण इस शैली का मुख्य विशेषता थी। ये आपका जो है मंदिर, ये मंदिर 5 से 7 मंजिला थे के मंजिले के होते थे तथा वे जो है एक विशेष शैली से बने होते जिसे विमान शैली कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है गर्भगृह के ऊपर में एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण इस शैली की मुख्य विशेषता थी। ये मंदिर 5 से 7 मंजिलों के होते थे तथा भी एक विशेष शैली में बने होते थे जिसे विमान शैली भी कहा करते हैं। ठीक है, ये सबका मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था। तो मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था जिसकी छत सपाट होती थी, स्तंभों को अलंकृत किया जाता था और इस कक्ष को मंडप कहते थे। ठीक है, तो मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था जिसकी छत सपाट होती थी और स्तंभों को अलंकृत किया जाता था। इस कक्ष को मंडप कहते थे। ठीक है, इन मंदिरों में देवदासियां नृत्य करती थी। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थी। इन मंदिरों में देवदासियां नृत्य करती थी और ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित होती थी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची चार दीवारी से घिरा होता था। चार दीवारियों में से जगह जगह ऊंचे सिंहद्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहते थे। ठीक है, तो मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था और जो ऊंची चार दीवारी से घिरा होता था। चार दीवारियों में जगह जगह ऊंचे से सिंहद्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और मंदिर स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। ठीक है, नटराज प्रतिमा का चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। इस काल में कांस्य मूर्तियां अधिक निर्मित हुई है। तो नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है और इस काल में कांस्य मूर्तियां अधिक निर्मित हुई है। होस्यालों की राजधानी हेलीबीड में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। तो होस्यालों की राजधानी हेलीबीड में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। इसमें सबसे भव्य होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। होयसलों की राजधानी हेलीबीड में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए और सबसे भव्य होलेश्वर मंदिर है और यह मंदिर चालुक्य शैली का वो जो है चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है होयसल मंदिर। ठीक है, तो होयलेश्वर मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया। इसका एक उदाहरण श्रवण बेलीगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। तो इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने एक नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया। इसका उदाहरण श्रवण बेलीगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। इस काल में संस्कृत का उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल में संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। ठीक है, 6वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो 6वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार और नयनार से कहे जाने वाले ये संत क्रमशः विष्णु और शिव के भक्त थे। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में कंबन कोट्टन पुगालेंदी नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य के तीर्थन के रूप में स्मरण किया जाता है। तो 11वीं सदी में कंबन ओट्टकुट्टन और पुगालेंदी नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य में त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। कंबन का काल जो विद्वानों की दृष्टि में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कंबन का काल जो विद्वानों की दृष्टि में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, कंबन की रामायण को तमिल साहित्य को उच्चतम कोटि की रचना मानी जाती है। तो कंबन की रामायण को तमिल साहित्य में उच्चतम कोटि की रचना मानी जाती है। पंपा पोन्ना और अन्य कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो पंपा पोन्ना और अन्य कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। 10वीं सदी में पंपा पोन्ना रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। पंपा ने आदि पुराण, पोन्ना ने शांति पुराण और रन्ना ने आदित्य पुराण लिखा है। तो पंपा ने आदित्य पुराण,
पोन्ना ने शांति पुराण और रत्ना ने जो है अजित पुराण लिखा है। ये सभी पुराण तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो 10वीं सदी में पंपा, पोन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के तीर्थंकर माने जाते हैं। पंपा ने आदि पुराण, पोन्ना ने शांति पुराण तथा पन्ना ने अजित पुराण लिखा है। ये सभी पुराण तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।